आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है पैकेज मैनेजमेंट। ठीक, अब देखो यहाँ पे यम और डीएनएफ के बारे में देखते हैं। तो देखो मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, यम एंड डीएनएफ। तो होता क्या है, पहले यम यूज होता था। स्टार्टिंग में जो आया था वो यम आया था, यानी रेड हैट 8 से पहले तक अगर हम जाएं तो रेड हैट 7 तक सिर्फ यम आता था, डीएनएफ नहीं आता। लेकिन रेड हैट 8 से जो है वो डीएनएफ लॉन्च किया गया और यम को हटा दिया गया पूरी तरीके से लिनक्स। बट रेडिट का एक अच्छी चीज क्या है यहाँ पर, रेडिट जब भी किसी चीज को हटाता है तो उसकी लिंक छोड़ देता है। लिंक मतलब कि कमांड अभी भी काम करती है यम, लेकिन कमांड जो काम करती है यम वो काम कैसे करती है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक लिंक है। जब आप यम कमांड चलाओगे चलेगा डीएनएफ। यम कमांड कैसे चलेगी, जब आप यम चलाओगे तो डीएनएफ चलेगा। बट हाँ, कमांड इसलिए है क्योंकि जो पुराने इंजीनियर्स हैं जिन्होंने कभी भी यम पे काम किया था एंड डीएनएफ की उन्हें आदत नहीं है, तो वो बार बार क्या है, यम ट्राई करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने कमांड छोड़ी है, ठीक है आप यम चलाओ, डीएनएफ चलेगा ऑटोमेटिक। इसे अगर चेक करना है, देखो कैसे चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करें, एल करें एंड आपकी कमांड कहाँ रहती है, यहाँ रहती है यूजर विन के अंदर। एंड यहाँ पर मैं पाइप करके सर्च करता हूँ ग्रैप एंड क्या कर रहा था, यम। यम सर्च कर, तो देखो यहाँ पे यम क्या है, एक लिंक है जो हमने पढ़ा था ना, एल फॉर लिंक, सॉफ्ट लिंक। हाँ। लिंक है, जब आप यम चलाओगे तो क्या चलेगा, ये डीएनएफ चलेगा। यम जैसी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ एक ही है बस। तो यम हट चुका है। यम का ही अपडेटेड वर्जन है डीएनएफ, मतलब क्या, डेंडिफाइड यम। सो ये यम का ही अपडेटेड वर्जन, उसी को और ज्यादा अपडेट करके इन्होंने अब डीएनएफ यूज करते हैं। बट हाँ, कमांड अवेलेबल है, आप कमांड यम भी चला सकते हो, डीएनएफ भी चला सकते हो। क्योंकि आप नए हो तो आपके लिए ठीक है, आप डीएनएफ की आदत डाल सकते हो, आपको यम की आदत नहीं है तो आप डीएनएफ से स्टार्ट कर सकते हो। पर जो पुराने इंजीनियर्स हैं जो यम पे काम कर रहे हैं 10-10 साल से, उन्हें डायरेक्ट डीएनएफ पे काम करने में प्रॉब्लम होगी। सो उनके लिए कमांड है कि ठीक है आप यम चलाओ, अपने आप डीएनएफ वहां पे काम करेगा। सो अगर हम पहले यहाँ पर यम के बारे में लिखें, सो यम एंड यम के बारे में लिख सकते हैं, इट इज एन ओपन सोर्स पैकेज मैनेजर फॉर रेड हैट। ये सिर्फ रेड हैट के अंदर अवेलेबल है एंड इट अलाउ यूजर टू इजीली इंस्टॉल, अपडेट, रिमूव एंड सर्च पैकेज इन सिस्टम। यानी चीजें वही कर रहे हैं जो आरपीएम कर रहा था, बट ये और इजी वे में कर सकता है और चीजें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसके अलावा जो डीएनएफ है, वो डीएनएफ यहाँ पे क्या है, तो डीएनएफ मीन्स डेंडिफाइड यम। ये क्या है, सो रिप्लेस्ड यम एज द पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर फ्रॉम रेड हैट। इन्होंने क्या किया, यम को रिप्लेस कर दिया है। एंड इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं कि डीएनएफ आर डीएनएफ आर लिखो, डीएनएफ कमांड लिखो, डीएनएफ कमांड आर सेम एज यम कमांड। मतलब कमांड्स वही है जो यम में होती थी, बस वर्ड बदल गया। जहाँ यम लिखते थे वहां डीएनएफ लिखते फॉर सेम एज यम कमांड। यम कमांड की तरह ही बिल्कुल यहाँ पर सेम है। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये काम कैसे करता है, तो यम या डीएनएफ की अगर हम यहाँ पर वर्क देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम मानते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर यम या डीएनएफ सर्वर बनाओ। हमारा जो डीएनएफ है उसका यूज करता हूँ यहाँ पर, जो डीएनएफ सर्वर है, डीएनएफ सर्वर में हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर चाहिए होगी रेपोजिटरी।
रेपोजिटरी। रेपोजिटरी मतलब यहाँ पर क्या है, जहां पर आपके ऑल दी डॉट आरपीएम प्लेस, जहां पर आपके सारे जो डॉट आरपीएम के पैकेज हैं वो सारे प्लेस्ड हैं, सारे अवेलेबल हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं यहाँ पर, रेपोजिटरी कहते हैं। एंड इसके अलावा डॉट आरपीएम के सारे प्लेस्ड हैं आप। एंड इसके अलावा हम यहाँ लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल, अपार्ट फ्रॉम ऑल डॉट आरपीएम। अब यहाँ पर रेपोजिटरी के अंदर और क्या रहता है, जो हमने अभी पीछे देखा था, डॉट आरपीएम के पैकेज रहते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर ये डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी रहती है रेपो डेटा नाम से, रेपो डेटा नाम से। एंड जो रेपो डेटा है इसी का मेन काम है यहाँ पे, मतलब सारी जो सॉल्व करती है सारी चीजें वो रेपो डेटा करती है। हम लिख सकते हैं प्ले ऑल द गेम, सारा जो गेम है वो यही प्ले करता है। एंड लिख सकते हैं विच डायरेक्टरी वर्क एज रेपोजिटरी, रेपोजिटरी। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कि हमें डीएनएफ सर्वर के अंदर क्या चाहिए, रेपोजिटरी चाहिए। हमें एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब रेपोजिटरी का मतलब यहाँ पे क्या है, जहां पर आपके सारे आरपीएम के पैकेज जो है वो प्लेस्ड रहते हैं, प्लस इसके अलावा यहाँ पर एक रेपो डेटा नाम की डायरेक्टरी रहती है। और रेपो डेटा के अंदर हमने क्या देखा था, वहां पर इंडेक्सिंग फाइल्स रहती है। इंडेक्सिंग फाइल्स मतलब क्या है, कि जब भी आप कमांड चलाओगे हम, तो जितनी भी डिपेंडेंसी है वो सब कहाँ पर रिकॉर्डेड है, वहां पर रिकॉर्डेड है। मतलब उसे डायरेक्टरी को सब कुछ पता है कि एचटीटीपी आप इंस्टॉल करोगे तो उसके लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, आप कोई और पैकेज कर रहे हो तो उसके लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है कि हर पैकेज को कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए और वो डिपेंडेंसी कहाँ पर अवेलेबल है। वो चीज सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, उस रेपो डेटा के अंदर। तो हमें क्या चाहिए, जिसे हम सर्वर बनाने वाले हैं वहां पर हमें एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। एंड जो हमारा क्लाइंट है, ये तो हो गया कि ठीक है डीएनएफ सर्वर में हमें ये चीजें चाहिए। एंड डीएनएफ का जो क्लाइंट होगा, उस क्लाइंट के अंदर हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सो डीएनएफ क्लाइंट। एंड डीएनएफ क्लाइंट के अंदर हमें चाहिए यहाँ पर, सो क्लाइंट यूज दोस रेपोजिटरी। रेपोजिटरी है सर्वर के अंदर, लेकिन उसे यूज कौन करेगा, क्लाइंट करेगा रेपोजिटरी। एंड इस रेपोजिटरी के लिए हमें लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो वो लोकेशन कहाँ बताएंगे हम, एक फाइल के अंदर। एंड ये फाइल कहाँ पे प्लेस करनी है हमें, ईटीसी के अंदर। एंड यहाँ पर एक डायरेक्टरी होती है यम डॉट रेपोज डॉट टी, रेपोज डॉट टी। तो यहाँ हमें क्या करना है, वी नीड टू गिव द पाथ ऑफ, गिव द पाथ ऑफ रेपोजिटरी। हमें इसके अंदर एक फाइल बनानी पड़ेगी। एंड उस फाइल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ बताना पड़ेगा रेपोजिटरी है कहाँ। एंड अगर हम इतना काम कर देंगे तो हमारा जो यम सर्वर है वो किसी भी पैकेज को वहां पर इंस्टॉल कर पाए। ठीक, अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पर देखें कि ठीक है, हमें ये पता लग गया कि डीएनएफ सर्वर चाहिए, क्लाइंट चाहिए। अब आता है कि हम ये सर्वर क्या अलग बनाएंगे और क्लाइंट अलग बनाएंगे, क्या ऐसा करने वाले हैं? तो इसके लिए देखो यहाँ पर जो आपकी रेपोजिटरी होती है उसे मैनेज करने के कई तरीके हैं। मतलब आपको रेपोजिटरी को यूज करने के कई तरीके हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो वी हैव मल्टीपल वे टू यूज रेपोजिटरी। मल्टीपल वे मतलब क्या है यहाँ पर, एक तो आप कैसे कर सकते हो, आप जो आपकी डीवीडी है, जैसे अभी हमने किया हुआ डीवीडी आईएसओ है, आप उससे कैसे लोकली कर सकते हो। मतलब एक ही सिस्टम के अंदर यही सर्वर होगा, यही क्लाइंट होगा, दोनों काम यहीं पे होगा, हमें कोई दूसरे सिस्टम की नीड नहीं। इससे भी हम कर सकते हैं। दूसरा, कुछ पब्लिक साइट्स हैं अवेलेबल हैं जो कि रेपोजिटरी प्रोवाइड करती है। हमें अपने सिस्टम को साइट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसमें अगर आप पब्लिक साइट की बात करो तो आपकी ईपीएल है,
ईपीएल जो है, जो फेडोरा है, फेडोरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लिनक्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अपनी रेपोजिटरी एक उन्होंने पब्लिकली बनाई हुई है ऑनलाइन, जिसका नाम है ईपीएल। एंड इसी तरीके से आपका आरपीएम फोर्स है। आरपीएम फोर्स ये किसने बनाया हुआ? ये सेंटोस ने बनाया हुआ। जो सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन्होंने अपनी बनाई हुई, उनका हम यूज कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर रिमोट रैपो का यूज कर सकते हैं। हम रिमोट रैपो मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सर्वर लगाएंगे। वो सर्वर आपको एचटीटीपी सर्वर हो सकता है, आपका एफटीपी सर्वर हो सकता है। एंड उस सर्वर के अंदर रेपोजिटरी बनाएंगे और अपनी मशीन को क्लाइंट बना के उससे कनेक्ट करवाएंगे, यानी नेटवर्क में हम इंस्टॉलेशन करेंगे। मोस्टली केसेस में कई बार ये भी तरीका यूज किया जाता है, कंपनी में एक सर्वर बना होगा, बाकी सारे क्लाइंट हो, तो सारे क्या करेंगे, उस सर्वर से जो है अपने पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। पैकेज सारे वहां पर अवेलेबल होंगे। बस आप क्लाइंट में क्या करोगे, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी क्लाउड के आपको क्या करना है, एक फाइल बनानी है। एंड उस फाइल के अंदर आपको पाथ बता देना है कि आपकी रेपोजिटरी कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ से आपको वो एक्सेस करनी है। एंड जैसे ही आप वहां पे पाथ बताओगे, आप वहां से जो है वो एक्सेस कर पाओगे अपने रेपोजिटरी सारे सॉफ्टवेयर को वहां से। तो हमें इतनी चीजें यहाँ पर करनी पड़ेंगी, किसके लिए? अपने यस डीएनएफ को मैनेज करने के लिए। ठीक, बताओ इतने में। बताओ जरा, क्लियर हो गई? सर जो हमारा वो जब हम लोग मतलब इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉल कहाँ पे होगा? सिस्टम के अंदर। जैसे अभी ये बीएसएफ टीपीडी हुआ है ना, कहाँ इंस्टॉल हुआ? सिस्टम के अंदर। हाँ। जैसे एचटीटीपीडी है, वो इंस्टॉल कहाँ हुआ? सिस्टम के अंदर। ऐसे क्रोम करना है, क्रोम करेंगे कहाँ? सिस्टम के अंदर। अभी इसके अंदर क्रोम नहीं है, क्रोम इंस्टॉल करना है कहाँ होगा? सिस्टम में होगा। उसका इसकी फाइल से कोई मतलब रिलेशन नहीं है? किसकी फाइल से? जब हम लोग डीएनएफ की फाइल बनाएंगे रिपोजिटरी में। हाँ नहीं, डीएनएफ की फाइल से मतलब सिर्फ इतना है कि डीएनएफ के अंदर जो हम फाइल बनाएंगे और जहाँ पाथ बताएंगे, वो फाइल सिर्फ इतना कर रही है कि वो जब आप कमांड चलाओगे इंस्टॉल की, तो उस कमांड को ये बता रहा है कि आपको पैकेज कहाँ से उठाना है, उसकी डिपेंडेंसी कहाँ से उठानी है, एंड इंस्टॉल कैसे करना है। बस ये बता रहा है। उसका सारा काम सिर्फ रिडायरेक्ट करने का है, बताने का है। ओके। वो खुद कुछ नहीं कर रहा, बस पाथ बता रहा है उसे, जो फाइल है। होता है ना कि हमने बोर्ड बना दिया कि आपको लेफ्ट में जाना है, आपको राइट में जाना है, देखे होंगे। तो बोर्ड खुद कुछ हाँ नहीं कर सर, रहा था, बोर्ड का काम क्या है, आप वहां पे जाओगे, आपको ये पता लग गया, ओके मुझे लेफ्ट जाना है या मुझे राइट जाना समझ है। गया सर। उस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक, क्लियर इतना ना? हाँ सर। ठीक, तो सबसे पहले अभी हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो रेपोजिटरी मैनेज करेंगे वो लोकल वाली पहले करेंगे। यानी हम अपने सिस्टम को ही सर्वर बनाने वाले हैं और अपने सिस्टम को ही क्लाइंट बनाने वाले। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ड्राइंग हटा देता हूँ। एंड देन देखो, ड्राइंग में हमने सबसे पहले क्या लिखा था? सबसे पहले हमारा काम था कि हमें अपने सर्वर के अंदर हमारी रेपोजिटरी चाहिए। एंड रेपोजिटरी की लोकेशन मीन्स क्या है, कि हमारा ये प्लेस चाहिए कि जहां पे हमारी ऐप स्टीम बेस्ड ओएस अवेलेबल हो, और वहां पे आपका रेपो डेटा अवेलेबल हो, पैकेज अवेलेबल। तो वो हमने ऑलरेडी कर रखा है, माउंट कर रखा है हमने। ठीक, सो वो करने की नीड अब हमें नहीं है। वरना अदरवाइज अगर स्टार्टिंग से करते तो हम क्या पहले माउंट करते। माउंट हो रखा है, दूसरा काम अब क्या बचता है? क्लाइंट वाला। यानी हमें एक फाइल बनानी है और उस फाइल के अंदर ये बताना है कि सॉफ्टवेयर उठाने कहां से। ठीक, तो उससे पहले अगर मैं यहां दिखाऊं, जैसे अगर मैं अभी डीएनएफ कमांड चलाता हूं, डीएनएफ इंस्टॉल एचटीटीपीडी, तो अभी ये कमांड नहीं चलेगी, क्योंकि हमने इसे डीएनएफ सर्वर नहीं बनाया, तो अभी एरर दे रहा है। उसे रेपोजिटरी का पता ही नहीं लग रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेपोजिटरी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या चलते हैं, यहाँ पर सीडी कर लेते हैं। ईटीसी के अंदर हमने डायरेक्टरी लिखी थी yum डॉट रेपोज डॉट डी, यहाँ आ गए। अब यहाँ पे अगर मैं पहले चेक करूं क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक फाइल ये आती है, रेडिट डॉट रेपो। अब यहाँ पे या तो आप ये फाइल भी यूज कर सकते हो, बट ये फाइल हम क्यों नहीं कर रहे? तो अगर इसके अंदर हम यहाँ पर देखें, तो पहले से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, दिस फाइल इज ऑटो जनरेटेड, ऑटोमेटिक जनरेट होती है ये फाइल। एंड ये किसके लिए? अगर आप सब्सक्रिप्शन मैनेजर ऐड करते हो, आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है एंड आप उसे ऐड करना चाहते हो,
तो सब्सक्रिप्शन को ऐड करने के बाद आप उसे यहाँ पे यूज कर सकते हो, मतलब उसकी सारी जो एंट्री होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगी। तो हम चाहें तो यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, बट हम नहीं कर रहे, हम अपनी नई फाइल बना देंगे। तो हम एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पर, विम स्पेस एंड कुछ भी नाम दे सकते हो, बट डॉट रैपो लगाना जरूरी है। हम यहाँ दे देते हैं सर्वर डॉट रैपो। ठीक, कुछ भी नाम वैसे आप दे सकते हो, बट डॉट रैपो जरूर लगा। एंटर करते हैं, तो अभी एम्प्टी फाइल है। इसमें अब हमें लिखना क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर रेपो आईडी लिखनी है। रेपो आईडी मीन्स क्या है? यहाँ पर आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है, एंड ब्रैकेट के अंदर आप वैसे कुछ भी नाम दे सकते हो, बट रिकमेंडेड वे क्या है कि आप यहाँ पे सही नाम लिखो। जैसे हम पहली एंट्री क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो रेपोजिटरी है, एक ऐप स्ट्रीम है, एक बेस ओएस है, तो हमें दो एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री में ऐप स्ट्रीम की कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर ऐप स्ट्रीम लिख देता हूँ, ऐप स्ट्रीम। ठीक, वैसे आप कुछ भी लिखो, कोई मैटर नहीं, ये काम तब भी कर जाए, बट ऐप स्ट्रीम क्यों? क्योंकि जब हम अभी आगे चेक करेंगे कमांड से, तो जो नाम यहाँ लिखा होगा वो हमें दिखेगा। अगर हमने गलत नाम लिखा तो हम पहचान नहीं पाएंगे ऐप स्ट्रीम कौन सी थी, बेस ओएस कौन सी थी। तो इसलिए हमेशा ठीक नाम लिखो। ऐप स्ट्रीम हो गया। तो ये क्या है? ये ऊपर जो लिखा है ये रेपो आईडी है। इसके बाद हमें रेपोजिटरी का नेम लिखना है। तो नेम में भी हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐप स्ट्रीम, ऐप स्ट्रीम, एंड कुछ भी लिख सकते हो, ऐप स्ट्रीम वेपो लिख देते हैं, ये लिख दिया मैंने। एंटर। एंड इसके बाद मेन चीज क्या है? यहाँ पर बेस यूआरएल, ये आपको हमेशा सही डालना है, अगर ये गलत हुआ तो काम नहीं करेगा। तो बेस यूआरएल में क्या डालना है? इजिकल टू, एंड यहाँ पर आपको लिखना है जब आप लोकली यूज करोगे, क्योंकि अभी हम लोकल सर्वर बना रहे हैं। आगे एचटीटीपी बनाते तो यहाँ पे एचटीटीपी करके पाथ पड़ता, तो हमें पाथ डालना है अपने सिस्टम का। तो वो कैसे करेगा? पड़ेगा फाइल करके, फाइल कॉलन, देन डबल स्लैश। क्या होता है ना, विंडो में फोल्डर एक्सेस करते हैं तो डबल बैक स्लैश लगाते हैं, वैसे यहाँ क्या फॉरवर्ड स्लैश चलता है। तो फाइल कॉलन बैक स्लैश, ये हो गया कि आपको इतना तो डालना ही डालना है। अब आपको बताना है कि कौन सी डायरेक्टरी के अंदर आपकी रेपोजिटरी अवेलेबल है। तो हमारी कहाँ अवेलेबल है? स्लैश एमएनटी के अंदर, तो स्लैश एमएनटी। एंड उसके अंदर हमें कहाँ जाना है? ऐप स्ट्रीम में, ऐप स्ट्रीम। एंड स्पेलिंग का यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि लिनक्स आपको पता है केस सेंसिटिव है। ऐप स्ट्रीम में ए और एस कैपिटल होता है, तो वो दोनों कैपिटल डालने, बाकी सारे स्मॉल डालने। सो ऐप स्ट्रीम एंड देन एंटर। बेस यूआरएल हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है जीपीजी चेक। ये क्या करता है? की चेक करता है आपका सिस्टम। तो अगर आपके पास की अवेलेबल है तो वो यहाँ हम डालते हैं, बट की अवेलेबल ना होने के केस में हम यहाँ जीरो लिखें। सो जीरो मीन्स क्या? डिसेबल है, जीपीजी चेक चेक नहीं करेगा ये। एंड एंटर। सो एक एंट्री ये हो गई ऐप स्ट्रीम की, मतलब हमें इतनी एंट्री करनी करनी। दूसरी बेस ओएस की करनी है, तो हम चाहे तो इसी को कॉपी कर रहे थे एंड बेस ओएस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे बस हम क्या चेंज करेंगे, हम जहां जहां ऐप स्ट्रीम है वहां वहां बेस ओएस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे बेस ओएस कर देता हूँ, एंड यहाँ भी बेस ओएस कर देता हूँ। एंड यहाँ पे पाथ में अब हमारे पास यहाँ भी स्पेलिंग का ध्यान रखना है। सो स्पेलिंग जो बेस ओएस की होती है उसमें बी कैपिटल होता है, बेस, एंड ओएस कैपिटल होता है। तो वो इसी तरीके से आपको डालना है, जीपीई चेक जीरो। ठीक, बताओ इतना, ये एंट्री करनी होगी, देन हम सेव करते हैं। ठीक है। ठीक, तो इसे सेव कर लेते हैं, एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू। सेव हो गया। सेव करने के बाद अगर आपको अब अपनी चेक करनी है कि मेरे पास कितनी रेपोजिटरी वर्किंग में इस समय काम कर रही है, तो उसके लिए कमांड होती है यहाँ पर, आप डीएनएफ रेपो लिस्ट। ठीक, सो ये आपकी रेपोजिटरी बताएगा। सो देखो, वहां पे जो हमने नाम डाले थे रेपो आईडी में जो डाला था वो यहाँ आ रहे हैं, ऐप स्टीम बेस ओएस। जो नेम में डाला था वो यहाँ आ रहे हैं, ऐप स्टीम रेपो बेस ओएस। इसलिए हमने कहा था कि नाम सही डालना चाहिए। अगर हम कुछ गलत नाम डालते तो यहाँ पे फिर हम नहीं पहचान पाते कौन सी हमारी ऐप स्टीम की, कौन सी बेस ओएस की। तो दोनों हमें यहाँ शो कर रहा है। ठीक, यानी दोनों रेपोजिटरी को आपका जो सिस्टम है वो फाइंड कर पा रहा है। ठीक है, फाइंड करने के बाद अब हमें क्या करना है? हमने यहाँ पे रेपोजिटरी देख ली, एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक पैकेज को इंस्टॉल करके देखते हैं कि क्या मेरी रेपोजिटरी अब वर्क कर रही है या नहीं कर। तो जो पैकेज अभी हम कर रहे थे HTTPD का, जिसे आरपीएम इंस्टॉल नहीं करवा पा रहा था, उसे हम इससे करते हैं। तो
देखो सेम चीज है, जहां डीएनएफ कर रहा हूँ वहां यम भी किया जा सकता है, जहाँ यम है वहां जैसे मैंने अभी डीएनएफ रेपोलिस्ट चलाया था, मैं सेम यम चला भी सकता हूँ यहाँ पर, यम रेपोलिस्ट, तब भी ये काम कर जाएगा क्योंकि चीज वही हो रही है। आप चला डीएनएफ रहे हो या यम रहे हो, वो चले एक ही डीएनएफ रहा है, चाहे यम चलाओ तब भी डीएनएफ चलना। यम रेपोलिस्ट करूंगा तब भी ये सेम चीज आएगी, यम रेपोलिस्ट। ठीक सेम चीज आ रही है। सो इंस्टॉल करते हैं हम डीएनएफ इंस्टॉल, एंड हम इंस्टॉल कर रहे हैं HTTPD। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज और क्या, आरपीएम जब कर रहे थे तो हमें बस जगह पे पहुंचना पड़ता था जहां पे पैकेज है, उस जगह पे हमें जाना पड़ता था। यानी कि हम कहाँ गए थे, /MNT, उसके अंदर ऐप स्टीम, एंड देन बेस ऐप स्टीम के अंदर पैकेजेस, पैकेजेस। तो वहां हम पहुंचे थे तब इंस्टॉल हुआ था। यहाँ आप कहीं से भी चला दो, ऐसा कोई मैटर नहीं, चाहे आप होम डायरेक्टरी में हो या डेस्कटॉप पे हो, कहीं भी हो, ये अपने आप फाइंड करेगा। तो ये फाइंड करेगा। अपने देखो एक रैपो लोड कराई, उसके अंदर फाइंड करेंगे, दूसरी बेस ओएस लोड कराई और फाइंड कर लिया। अब यहाँ क्या इन्होंने फाइंड किया कि इन्होंने डिपेंडेंसी रिजॉल्व कर दी। पैकेज जो ये इंस्टॉल करा रहे हैं वो ये करा रहे हैं, साथ में डिपेंडेंसी देखो ये इतनी इंस्टॉल करवा रहे हैं, ये डिपेंडेंसी हो रही है, साथ में कुछ वीक डिपेंडेंसी वो ये है, यानी टोटल 10 पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं HTTPD के केस में। देखने में एक है लेकिन साथ में बाकी 9 जो है वो डिपेंडेंसी है इसकी। और सारी कहाँ मिली है हमें, सारी की सारी ऐप स्ट्रीम के अंदर अवेलेबल, उनके वर्जन आ रहे हैं, उनका साइज आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल साइज इतना है, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो साइज इतना रहेगा, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इतना स्पेस लेंगे। अब आपसे पूछना ठीक है, ओके, यस, अगर यस कर देंगे तो ये उसे इंस्टॉल करा दें, तो हम इसे यस कर देते हैं, वाई, एंड देन ये इंस्टॉल करा देगा। तो देखो प्रिपेयर इंस्टॉलिंग, एंड इंस्टॉल करा देगा, इंस्टॉल हो गया। राइट, यानी हमने जब डीएनएफ का यूज किया तो हमें ये फायदा मिल गया, अब हमें कुछ नहीं ढूंढना, हमने डायरेक्ट कमांड चलाई, कहीं से भी चलाई, अपने आप इन्होंने सब पैकेज डिपेंडेंसी सब फाइंड किया और इंस्टॉल करवा दिया सिंपल। ठीक, कोई भी आप कर सकते हो, आपको कोई और करना है, लाइक जैसे आप यम से किया था, डीएनएफ से किया था, यम करके देखते हैं, यम भी कर लेते हैं, यम इंस्टॉल सेम चीज है। एंड मैं कर देता हूँ टेलनेट का पैकेज, तो टेलनेट का भी अवेलेबल होगा कहीं ना कहीं। अब देखो टेलनेट का आ गया, तो टेलनेट के साथ में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये उसे भी ले ले रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि डिपेंडेंसी वाला ही लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, इसमें नहीं है, सिर्फ एक पैकेज हो रहा है, ऐप स्टीम के अंदर ही अवेलेबल है, इसे भी हम कर सकते हैं, इसे करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज हमें यहाँ पे मिल जाती है डीएनएफ के साथ में। बताओ इतना। सर तो हम लोग डीएनएफ ज्यादा यूज करेंगे या आरपीएम? हम डीएनएफ ज्यादा यूज करेंगे, तो आरपीएम देख रहे हो ना, आरपीएम में कोई फायदा नहीं है, आरपीएम में क्या आप गिने चुने कुछ पैकेज कर सकते हो, मोस्टली पैकेज के साथ में डिपेंडेंसी है। दूसरा इसमें इशू नहीं है, हमें ढूंढना ही नहीं कि डिपेंडेंसी है कि नहीं है, कोई भी कराना इंस्टॉल हो जाएगा। तो मोस्टली केसेस में आपको डीएनएफ वो सॉरी डीएनएफ यूज करना है, आरपीएम का यूज कोई नहीं करता। आरपीएम बस एक उसमें मान लो कि कभी अगर बाई चांस डीएनएफ आपको नहीं है आपके पास और आप चाहते हो कोई ऐसा पैकेज है जो कि हो सकता है आरपीएम से, तो ठीक है कर लिया। बट अदरवाइज अगर आप देखोगे तो 99.99% केसेस में डीएनएफ यूज किया जाता है आरपीएम की जगह पे। ठीक, तो हमें इसलिए डीएनएफ करना है और हमें ये चीज समझनी है कैसे उसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे उसे चलाते हैं। एंड यहाँ पर अगर इससे और चीजें देखें, जैसे ये तो हमने देखा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर अपडेट करना है तो यहाँ पे ये भी अच्छी चीज है, सिंपली आप अपडेट कर सकते हो, या डीएनएफ कर लो या ईएम कर लो, डीएनएफ स्पेस एंड अपडेट। एंड किसे करना है हमें, अभी हमने क्या इंस्टॉल किया, HTTPD को, उसे कर देते हैं। सो देखो अभी क्या दिखा रहा है, डिपेंडेंसी रिजॉल्व, नथिंग टू डू, मतलब पहले से ऑलरेडी सेम वर्जन है, कुछ करने कोई नहीं है। और होता अपडेट तो ये कर देते अपडेट, तो इन्होंने वो भी चेक कर लिया, ठीक है अपडेट अवेलेबल है या नहीं, नहीं है। रिमूव करना है, सो डीएनएफ स्पेस रिमूव, एंड किसे करना है, HTTPD को। ठीक है अब ये करेंगे। अब देखो अच्छी चीज, इन्होंने सब जितना इंस्टॉल कराया था साथ में उतना ही अनइंस्टॉल भी करा रहे हैं, ऐसा नहीं अनइंस्टॉल में छोड़ दे, सब कुछ अनइंस्टॉल करा रहे हैं। बट यही चीज जब पहले यम था, यम को भी चेंज करने की ये वजह थी कि जब यम चलता था जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे वो इंस्टॉल तो सब करा देता था, अनइंस्टॉल सब नहीं कराता था। अनइंस्टॉल करने के टाइम पे आपको वो सिर्फ पैकेज को अनइंस्टॉल कराता, डिपेंडेंसी नहीं कराता। डीएनएफ में ये चीज चेंज कर दी गई।
आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि और भी क्या चेंजेस है। बट यहाँ पे डीएनएफ में ये अच्छी चीज है कि जो इंस्टॉल किया वो सारा हटा भी देगा। यस कर दो, सारी चीजें अनइंस्टॉल कर देगा। इरेजिंग। ठीक, इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है, लाइक मुझे लिस्ट चेक करनी है कि यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, जैसे हम वहां कर रहे थे आरपीएम हाइफन क्यू है, उसी तरीके से यम लिस्ट इंस्टॉल करोगे तो ये आपको इंस्टॉल्ड पैकेज दिखा देगा कौन कौन से इंस्टॉल्ड है। ये सारे आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड दिख रहे हैं, कितने पैकेज इंस्टॉल्ड है ये सारे। ठीक, और सारे इंस्टॉलेशन के टाइम पे हुए थे। इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी ये कहाँ से इंस्टॉल हुए थे वो भी यहाँ दिखा रहा है, ऐप स्टीम से इंस्टॉल किए थे ये सिस्टम फाइल्स हैं जो एनाकोंडा में आ रहे हैं, सारे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, यम लिस्ट से हम ये देख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पैकेज के बारे में देखना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यम इन्फो, एंड मुझे करना है एच टी टी पी डी के बारे में। तो ये उसके बारे में यहाँ दिखा देगा, एच टी टी पी डी का नेम, उसका वर्जन, उसकी रिलीज, आर्किटेक्चर, साइज क्या है, सोर्स क्या है, रेपोजिटरी दिखा रहा है कहाँ अवेलेबल है, तो ऐप स्टीम के अंदर अवेलेबल है। जैसे आपको वैसे नहीं पता कि कहाँ है तो आप ऐसे जान सकते हो, आप स्टीम के अंदर ही अपाचे एच टी टी पी सर्वर है। डिस्क्रिप्शन में वही दिखा रहा है कि अपाचे एच टी टी पी सर्वर क्या है, पावरफुल एफिशिएंट वेब सर्वर है। सो वो चीज यहाँ पे हमें दिख गई इसकी। किसी भी पैकेज को आप इससे चेक कर सकते हो। या जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, किसी कमांड के बारे में चेक करना है कि आपको वो कमांड किस पैकेज से ऑपरेट होती है। जैसे मैं यहाँ देखूं यम स्पेस व्हाट प्रोवाइड्स, जो हमने उस टाइम चलाई थी, एंड मुझे किसी कमांड को देखना है, लाइक एसएसएच को देखना है। एसएसएच कमांड के लिए मुझे कौन सा पैकेज चाहिए। सो उसके लिए हमें दिखाएगा यहाँ पर कि आपको क्या चाहिए, ओपन एसएसएच क्लाइंट का पैकेज चाहिए। क्लाइंट का पैकेज होगा तब आपकी एसएसएच कमांड चलेगी जो हम रिमोट लेने के लिए यूज कर रहे हैं। सो हमें वो दिखा दिया। उसके लिए कौन सा पैकेज चाहिए, किसी अगर आपको कमांड से चेक करना है कि उसका पैकेज कौन सा है। बाई चांस आप कमांड चला और नहीं चल रही है, आप कह रहे हो कि दूसरे पैकेज उस सिस्टम में तो चल रही थी, इसमें नहीं चल रही है, तो आप इससे चेक कर सकते हैं कौन सा पैकेज आपको इंस्टॉल करने की जरूरत है, तो वही आप इंस्टॉल कर लो। एंड और क्या कर सकते हैं, हमने यम इन्फो कर लिया एंड वो कर लिया। ठीक है, यम यहाँ पे ये भी चला सकते हो अगर हम यम लिस्ट ऑल कर रहे हैं। एक तो हमने यम लिस्ट इंस्टॉल्ड किया था, जितने इंस्टॉल है यम लिस्ट ऑल करेंगे तो इंस्टॉल और जो इंस्टॉल नहीं है वो सारे दिखाएगा। तो इंस्टॉल है वो भी दिखाएगा। अब देखो जो इंस्टॉल है उनकी स्टार्टिंग में वो आएगा @ और जो इंस्टॉल नहीं है उनकी स्टार्टिंग में @ नहीं आएगा। जैसे ऊपर जाओ तो पैकेज बहुत सारे हैं, करीब इस समय 15-16 थाउजेंड पैकेज है। तो ज्यादा ही हो गए, ऐसे ले जाओ ये। सो इसमें जो आ रहे हैं आपको @ के साथ में वो इंस्टॉल्ड हैं, और जिनमें @ नहीं आ रहा है वो इंस्टॉल्ड नहीं है, तो सारे पैकेज दिखा दिए ऑल में। एंड इसके अलावा आप अगर ये चाहते हो, लाइक मैं यम लिस्ट एंड कोई पैकेज का नाम दे दूं HTTPD, तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा कि ये पैकेज अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल, ऐप स्टीम में अवेलेबल है, एंड कौन सा वर्जन है उसका, ये वर्जन अवेलेबल। ऐसे किसी भी पैकेज का चेक कर सकते हो। अगर मुझे चेक करना है कि टेलनेट, तो टेलनेट के केस में अब देखो यहाँ क्या दिखा रहा है कि ये अवेलेबल है, इसका ये वर्जन है, @ ऐप स्टीम है, मतलब ये इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल किया जा चुका है। तो @ का मतलब यहाँ क्या बताता है, ये कि इंस्टॉल्ड है। एंड इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, यम इंस्टॉल, इंस्टॉल तो हम कर चुके हैं, रिमूव भी कर चुके हैं। क्लीन, अगर आप जब देखो बार बार आप क्या करते हो, जब बार बार आप ये कमांड चलाते हो डीएनएफ या यम, तो उसमें क्या उसकी कुछ कैशे फाइल्स बनती हैं। ज्यादा लोड होने पर कई बार ये स्लो कर देता है, तो आप कैशे फाइल कैसे रिमूव करोगे, आप डीएनएफ या यम कुछ भी लिख सकते हो, या इसके बाद क्या करो, डीएनएफ क्लीन ऑल, तो ये कैशे फाइल को डिलीट कर देगा। तो देखो 12 फाइल्स जो है वो कैशे में थी, वो इन्होंने रिमूव कर दी। सो टाइम टू टाइम अगर आप ज्यादा पैकेज इंस्टॉल करते हो तो ये भी हमें रिमूव करते रहना। एंड सबसे अच्छी कमांड जो आरपीएम में नहीं थी, आप यम स्पेस अपडेट करो, अपडेट। तो जब आप ये कमांड चलाओगे तो ये क्या करेगा, आपके पूरे सिस्टम में कुछ भी अपडेट होने को वो सब कुछ अपडेट कर देगा। और आपको एक साथ करना है, वैसे आप क्या कर सकते हो, यम अपडेट कोई नाम भी दे सकते हो, यम अपडेट स्पेस HTTPD, सो वो एक को करेगा।
सबको करना है तो आप किसको सबको कर सकते हो। अब ये HTTP हमें इंस्टॉल कर दिया इसलिए दिखा रहा है, इंस्टॉल नहीं है। सो यहाँ पे अच्छी चीज ये है, आप पूरे सिस्टम में सारे पैकेजेस को एक साथ अपडेट कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको देखना है कि आपने EM से क्या इंस्टॉल किया हुआ, EM में DNF कुछ भी चला सकते हो। EM हिस्ट्री ऑल करो तो ये आपको दिखाएगा कि लास्ट टाइम, ओके ऑल नहीं लगेगा, EM हिस्ट्री लगेगा शायद आई थिंक। ये किया आपने, HTTP इंस्टॉल किया था, टेलनेट इंस्टॉल किया था, HTTP रिमूव कर दिया, किस टाइम किया था, किस डेट में किया है, वो भी आपको यहाँ दिखा रहा है। तो एक हमें ये भी दिखाएगा कि आपने यहाँ पर किसके लिए DNF कमांड या जो आपका EM है उसका यूज किया हुआ, वो चीजें भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक, बताओ इतना। समझ गया।